हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीस ब्लॉग। कुछ दिनों के बाद आपके 12th के बोर्ड शुरू होने वाले। तो कुछ आधे स्टूडेंट्स तो ओवर थिंकिंग के जोन में चले होंगे। तो आपका सारा टेंशन वेंशन जो है वो सारा पैक करके अपने बैग में रख दो, क्योंकि अभी बचे कुछ जो भी दिन है ना, उनमें भी आपको मतलब सोच समझ कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर बार बार रट्टा मार कर आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करना, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सभी 12th बोर्ड के स्टूडेंट के पास तो अपना अपना टाइम टेबल तो आया ही होगा। सेंटर तो आपको पता ही होगा, मतलब स्कूल का सेंटर कहाँ आता है या होम सेंटर है, तो आपको वो सब पता ही चल गया होगा। आई थिंक 22 फेब को आपका फर्स्ट पेपर है, वो भी इंग्लिश का। आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, आपने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं होगा। जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है उनको आगे क्या स्टेप लेना है वो मैं बताने वाली हूँ। तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लास्ट के 4-5 दिन भी करोगे ना तो हो जाएगा। पर लास्ट के दिन के भरोसे मत रहना, क्योंकि आप अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, अगर कुछ दूसरा भी कारण हो सकता है, इसलिए पर आपका 4-5 दिन में हो सकता है। आपको क्या करना है, चैप्टर्स पोएम होगी इंग्लिश में, उनकी समरी देखनी है। या फिर आप कोई भी यूट्यूब से एक वन शॉट वीडियो उठा लो, वो देखो, फिर उसके बाद उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो एंड देन सैम्पल पेपर सॉल्व करो। एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ग्रामर कैसे आता है, ग्रामर का जो रूल्स होते हैं वो आप याद से पढ़ के जाना, क्योंकि ग्रामर के रूल भूल गए तो मतलब वहाँ के तो मार्क आपके चले गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वन शॉट देखना है ना तो देखो, नहीं देखना ना तो क्या करो, आपके पास तो गाइड होगा, गाइड नवनीत जो कुछ भी बोलते हो आप लोग, उसमें जो भी चैप्टर है, जो भी पोएम है, उसकी अपनी मातृभाषा में सारांश लिखा होता है। मतलब वो आपको इंग्लिश वाला चैप्टर नहीं पढ़ना, इंग्लिश के पीछे फर्स्ट चैप्टर, देन उसके पीछे आपको आपकी भाषा में जो लिखा है चैप्टर का, मतलब ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या दिया है, चैप्टर में कैसी स्टोरी है, पोएम में क्या बताया है। तो उसके हिसाब से आप पैसेज सॉल्व करते हो। जब आपको पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ईजी वे में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको वो स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, पोएम में क्या बताया वो आपको पता रहता है। और क्वेश्चन की एनालिसिस करना, पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर से करना। और क्वेश्चन मतलब आप डायरेक्ट ऐसे मुंह उठा के बोर्ड्स के पेपर में मत जाना। 4-5 तो इंग्लिश के पेपर, 4-5 नहीं हो रहे ना आपको, कम से कम 3 पेपर मतलब सॉल्व करके जाना। आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी स्पीड, आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको पता चल जाएगी कि मेरी खुद की स्पीड कितनी है। मतलब वो 3 घंटे में मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो आपको सब कुछ आता है पर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। इसी देन आपकी आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको तो पता ही होगा कैसे कैसे क्या क्या होता है, मतलब आपने पढ़ा तो होगा ना 12th में। आप नीट की, जेई की कुछ भी तैयारी करे होगे तो आपको चैप्टर सभी के सभी पता होंगे, उसका मतलब क्या दिया है चैप्टर में वो तो सब पता ही होगा ना। आई थिंक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का वेटेज थोड़ा सा कम हो गया है और ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया है सीबीएसई बोर्ड में। आप जिस किसी भी बोर्ड से होगे तो आपको रूल्स सारे पता होने चाहिए। स्टेट बोर्ड्स मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, राजस्थान सीबीएसई, जो भी स्टेट बोर्ड है। अब केमिस्ट्री के लिए क्या करना है आपको, आपकी रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन के पूरा एक पेज बना लो। रिएक्शन जितनी भी सारी रिएक्शन होगी, जितने भी सारा थ्योरेटिकल पार्ट, छोटी मोटी डेफिनेशन होगी, उसका एक पेज बना लो, नोट्स बना लो आपको खुद के हैंड से। अगर उतना टाइम नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि उतना टाइम मेरे पास नहीं कि मैं खुद के हाथों से नोट्स बनाऊँ और फिर उसे बाद में पढूँ, तो इंटरनेट पे अवेलेबल होगी। आप फ्रेंड्स से, जिससे किससे आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, उससे नोट्स लो और उससे रट्टा मारो। अब समझने के लिए टाइम नहीं है। अगर आपको बहुत ही हार्ड जा रहा है एक रिएक्शन, मतलब 1 2 3 4 ऐसी, मतलब आपको जो कुछ भी हार्ड जा रहा है वो समझ के ले लो, नहीं तो रट्टा मारो। 1 बार मारो, 2 बार मारो, 3 बार मारो, फुल रट्टा मारो। अभी टाइम नहीं है सोचने का आगे पीछे क्या होने वाला है, कैसे एग्जाम जाएगी। इसे सोच के पढ़ोगे तो जो आने वाला है भी वो भी भूल जाओगे। इससे अच्छा है आप रट्टा मारो। अब फिजिक्स, फिजिक्स का तो सबको टेंशन रहता है। फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है। हमने तो सोसाइटी, स्टूडेंट, टीचर, सबकी मेंटेलिटी, टीचर्स की नहीं होती, टीचर्स की बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब हम स्टूडेंट ही मान लेते हैं कि फिजिक्स हार्ड है, क्योंकि हम उसे टाइम ही नहीं देते हैं, हम उसे हल्के में लेते हैं। वो हल्का वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपको हार्ड जाता है। उसे टाइम देना पड़ता है। वो फिजिक्स टाइम, अटेंशन सब कुछ मांगता है, जो कि आपके पास नहीं होता। आप बिजी है ना। ये गलती अब कभी जीवन में मत करना, मतलब नीट, जेई, किसी भी मामले में ये गलती, फिजिक्स को हल्के में मत लेना। केमिस्ट्री को भी लेना नहीं, बायो को भी लेना नहीं है। सभी सब्जेक्ट अपनी अपनी अटेंशन मांगते हैं, अपना अपना समय मांगते हैं, जो कि आपको देना ही पड़ता है। अब आए हम फिजिक्स पर। उसमें क्या आते हैं, डेरिवेशन, थेरोटिकल पार्ट, और बचे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको थेरोटिकल, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन आपको पिछले साल के पेपर की एनालिसिस करनी होगी, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि अब पेज नंबर 1 से लास्ट के पेज नंबर तक पढ़ते रहो। इसलिए आपको पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी होगी। डेरिवेशन है ना, उसके बार बार लिखो। जो थेरेटिकल पार्ट है ना, डेफिनेशन वाला पार्ट है, उसे लिखो और याद करने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल आपको फार्मूला वगैरह सब अच्छे से याद करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल
मतलब कम मार्क के लिए आते हैं, और थ्योरेटिकल और डेरिवेशन ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा उन पे फोकस करना होगा, तब जाके आपको अच्छा होगा। मतलब आपका आई थिंक सब लोगों का तो टारगेट 90-85 के ही आगे होगा। तो आपको अभी बच्चे कुछ ही दिन है ना, बहुत मेहनत लगी होगी और बहुत मेहनत लगेगी और करनी पड़ेगी। देन आपका बायो मैथ के लिए तो जो जेई की स्टूडेंट्स हैं उनको इजी जाएगा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है। और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, मैथ्स में कभी उठाया नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ एंड जो जो आपको आ सकते हैं, आपके टीचर से पूछो, मतलब एनालिसिस करो। आप अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल करो। टेक्स्ट बोर्ड स्टेट बोर्ड में जो आपको टेक्स्ट बुक रहती है, टेक्स्ट बुक उधर के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ, और वो क्वेश्चन आपके हो जाएगी तो मतलब आप पासिंग के ऊपर ही 50% के ऊपर ही तो जाओगे मैथ में, क्योंकि अभी मैथ भी समय मांगता है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करो, उनकी प्रैक्टिस करो एंड देन पेपर देने जाओ। और बायो में तो सबको ईजी जाता है, इसलिए हमें हलवे में मत नहीं लेना, क्योंकि बायो भी समय मांगता है। क्योंकि सब मतलब जो आपका थ्योरेटिकल बायो तो सभी थ्योरेटिकल होता है। आपको क्या करना है, बायो की जो कंसेप्ट समझ में लेना है। अभी आपको बायो का वन शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट होगे तो आपको इजी ही जाएगा, और नहीं भी होगे तो आपको इजी जाएगा, क्योंकि बायो इजी मतलब अदर सब्जेक्ट के कंपेरेटिव में बायो इजी है। तो आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है, रिवाइज करना है, रट्टा मारना है। कंसेप्ट ने क्या दिया है, इवोल्यूशन, देन रिप्रोडक्शन चैप्टर्स एंड इकोलॉजी क्या क्या दिया है, सबको मतलब अच्छे से ओवरव्यू करो एंड देन आपको उसके भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। पर आपको बायो इजी जाएगा, बायो को आप समय दोगे तो अच्छे खासे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपके लिए। उसके बाद आता है क्रॉप साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन, कंप्यूटर एंड फिशरी साइंस। मतलब आपने जो भी चूज़ किया है वो हिसाब से आप देखो कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। अब क्रॉप साइंस एंड क्रॉप प्रोडक्शन के मुझे जहाँ तक पता है, मेरा खुद का क्रॉप प्रोडक्शन था, मतलब मैंने क्रॉप प्रोडक्शन के ना नोट्स लाए थे। मैंने साल में उसका कोई लेक्चर नहीं किया था, उसे पढ़ा भी नहीं था। क्रॉप प्रोडक्शन के मैंने एग्जाम के 4-5 2 दिन 3-4 दिन पहले किया था, उसके नोट्स लगाए थे। उसमें सीड्स वगैरह आई थिंक सब कुछ थोड़ा बहुत बायो के जैसा ही रहता है। उसमें देखा, रट्टा मारा, किया, वो भी आसानी से निकल गया। मतलब मुझे आई थिंक 70 में से मतलब टोटल 100 में से 80 या 85 आई थिंक मार्क्स आए थे। और क्रॉप साइंस भी ऐसा ही होता है, वो मतलब बायो के जैसा ही होता है। उसमें पढ़ते जाओ, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसकी मतलब रिवाइज करो एंड बायो के जैसा, टोटल बायो के जैसा होता है, तो आपको इजी जाएगा। कंप्यूटर में आपके नोट्स हो गए, आपको क्या क्या दिया है, फिशरी में भी वैसा ही होगा। मतलब आपको प्रैक्टिस मतलब रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस की नहीं। इधर क्रॉप साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन में आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि स्कोरिंग सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट क्या है, जो आपको आसानी से 85 एंड 90 के ऊपर ले जा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, इंग्लिश तो आपका आसानी से मतलब आसान जाएगा, आपको खुद भी पता होगा इंग्लिश। देन बायो, आपका क्रॉप साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपकी भाषा मतलब सेकेंड लैंग्वेज, मराठी, पाली, हिंदी आपने कौन सी भी चूज़ की होगी वो। केमिस्ट्री मतलब इंग्लिश, मराठी या हिंदी, मतलब जो भी चूज़ किए, इंग्लिश, मराठी। फिर उसके बाद आपको वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन, उनको मतलब ज़्यादा समय देना है इन सब्जेक्ट को। तो आपको आसानी से 85 के आगे आप जा सकते हैं। मतलब फिजिक्स मैथ आपको हार्ड लग रहा है ना, उसको आप ना मतलब क्या पासिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि जो नीट जेईई दे रही उनको ग्रुपिंग भी होनी चाहिए ना। तो आपको 50% से आगे आने चाहिए, मतलब 50 मार्क्स, 50 मार्क्स फिजिक्स मैथ जो नीट और जेईई देने वाले उनको लगते हैं 50 के ऊपर। तो मैं तो यही कहूँगी, आपको ज़्यादा फोकस बायो, इंग्लिश, मराठी एंड आपकी क्रॉप साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन, केमिस्ट्री, आपको ये स्कोर आपको हाई ले जा सकते हैं। और फिजिक्स और मैथ हार्ड जा रहा है ना आपको, तो उसके लिए आसान तरीका है, डेरिवेशन का रट्टा मारो। फिजिक्स मैथ में जो जो क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं, पिछले साल के एनालिसिस करो, उनकी प्रैक्टिस करो एंड देन पेपर दे के आना। इतना सब कुछ कर लोगे तो आपका मतलब आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर से आएंगे। और मैथ ना हार्ड चीज़ नहीं है। मतलब मुझे 12th का पता नहीं, मैंने 12th में मैथ नहीं लिया था, पर 10th तक हमारे टीचर इतने अच्छे थे ना। स्कूल में भी वही थे, मेरा ट्यूशन उनके पास भी था। मतलब सबसे इजी हम कोई सब्जेक्ट बोले तो मैथ को बोलते थे। 10th में भी मतलब उनके पास से एक बार पढ़ा तो घर जाके हम प्रैक्टिस भी तक नहीं करते, उनके पास से पढ़ो, उन्हीं उधर की ट्यूशन में प्रैक्टिस करके लेते, सब कुछ वहीं पे वही। घर जाके हम सिर्फ एग्जाम होगी तो एग्जाम के एक दिन पहले हम उसे रिवाइज करते थे। मतलब इतना मैथ आसान जाता ना। मतलब टीचर्स एकदम मस्त मैथ के लिए होना चाहिए, जो कि हमारे 10th तक हमारे सर थे, मतलब बहुत बहुत अच्छे थे। वो स्कूल में भी थे और ट्यूशन भी, मेरा ट्यूशन उनके पास ही था। लिटरली मैथ बहुत ईजी जाता था हमें, सब अदर कंपेरेटिव मतलब अदर सब्जेक्ट के कंपेरेटिव मैथ ईजी जाता था इसलिए आपको
पहले से ही शुरू करना चाहिए था, पर अभी कोई बात नहीं, नहीं किया ना, अब से जो समय है वो मतलब डिप्रेस होके डिप्रेशन में जाके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अभी पढ़ाई पे लग जाओ, जितना हो सके उतनी पढ़ाई करो। बोर्ड्स होने के बाद आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी जो नीट देने वाली है, मतलब जिनकी भी एग्ज़ाम होगी, तो इसलिए आपको अभी ये जो समय है 4-5 महीने कुछ मतलब डिप्रेशन में मत जाओ, ओवर थिंकिंग मत करो, बस पढ़ाई करो, जितनी हो सकती है, जितनी कैपेसिटी है उतनी पढ़ाई करो, दैट्स गुड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड पढ़ाई पे लग जाओ अभी। थैंक यू, बाय बाय।